Okay, welcome students to the MIS Zoom session. Building MIS की हम बात कर रहे हैं आज. Building MIS का कौन सा आप स्लाइड कह रहे हैं? मैम ये स्लाइड नंबर 11. जी. इसमें मुझसे ये बल्कि मैंने आज तक सही नहीं किया. अब आपकी स्लाइड खोलने का कहने से मुझे याद आया कि मैंने डेटा फ्लो डायग्राम 2 दफा लिखा हुआ है. डेटा फ्लो डायग्राम भी होते हैं, कंट्रोल फ्लो डायग्राम भी होते हैं. इसमें ये बस हाईलाइट करने के लिए कि सिस्टम डिजाइन का मतलब है कि डिफरेंट डायग्राम्स की मदद से हम लोग जो है वो सिस्टम का जो भी सॉफ्टवेयर का एक पहले स्केच तैयार करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं. डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर उसमें हमारी मदद करते हैं. डेटा फ्लो डायग्राम्स, कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स, ईआर डायग्राम्स, बहुत से इस तरह के डायग्राम्स. ठीक है. और डिजाइन हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो हर चीज जो आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती है, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर के इनपुट, आउटपुट, इंटरफेस, जो भी उसके अंदर कंट्रोल है, जो भी उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेसिंग है, उसको आप डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं. और उस पर्टिकुलर चीज जिसकी आप बात करें उसको डायग्रामेटिकली शो करने का एक प्रॉपर वे होगा. यानी अगर आप यूजर इंटरफेस दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप डायग्राम्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई पहली स्क्रीन ये होगी, दूसरी स्क्रीन ये होगी, तीसरी स्क्रीन ये होगी. अच्छा, अगर आप लॉजिक समझाना चाह रहे हैं कि अगर यूजर इस पे क्लिक करेगा तो फिर इस तरह से ये रिजल्ट कैलकुलेट होंगे, लॉजिक के लिए कुछ अलग तरह के डायग्राम्स हो सकते हैं. तो वो सारे डायग्राम क्योंकि बनाना आपका काम नहीं है, हमने उसको थॉरोली डायग्राम बनाने के प्रोसेस को कवर नहीं किया है कि डायग्राम बनते किस तरह से. वरना हमारे पास कंप्यूटर साइंस में ओवरऑल पूरे कोर्सेज होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इन डायग्राम्स को टारगेट कर रहे होते हैं, जहां पर हम ये सीख रहे होते हैं कि इन डायग्राम्स को हम ड्रॉ कैसे करते हैं. ठीक है. किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. आपकी बुक जो है वो नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप ये हर एक डायग्राम खुद पर्सनली बना सकें, लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस डायग्राम को कम से कम अंडरस्टैंड जरूर कर सकें. तो आगे एक दो डायग्राम्स यहाँ पर रखे हैं, जैसे कि थी ना इसमें ये जैसे डेटा फ्लो डायग्राम एक रखा है, तो वो ये कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई ये इस तरह से काम करता है. बुक में भी देखें. अब आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था? बस यही क्वेश्चन था कि ये मतलब सिस्टम डिजाइन में करना क्या होता है भाई इसमें, ये मतलब हमें ये शो करना होता है डायग्राम के जरिए. बस मैम क्लियर हो गया सिस्टम अब. डिजाइन का मतलब ये होता है, अभी तो आप अकेले, मैं इसलिए चाहती थी जब अगर हम फेस टू फेस इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते तो आप लोग ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं ना. ठीक है. हाँ. अब अगर आप 3 4 5 लोग एक ग्रुप पर, सिर्फ आप फ्रेंड्स ही जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो हर वक्त साथ रहते हैं, 4 5 फ्रेंड्स जब साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं ना, जब वो आपस में उस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो माइंड में एक पिक्चर एकदम क्लियर नहीं होती. आप एक बात कह रहे होते हैं, आपका फ्रेंड कुछ और समझ जाता है, फिर वो आपका फ्रेंड कोई और बात कह रहा होता है, आप कुछ और समझ जाते हैं. मतलब आप लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में, अपना जो भी बात है, अपना आइडिया समझाने में, या उसको किस तरह बनाएंगे समझाने में बड़ी डिफिकल्टी आती है. तो ये तो एक छोटे से प्रोजेक्ट का केस है, वहां पर भी ये कम्युनिकेशन गैप आ सकता है. अब हम बात करें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े सॉफ्टवेयर की, पूरे ईआरपी की, कि जहां पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मैनेज हो रही होगी, जब सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स एक साथ बैठते हैं और आपस में एक दूसरे को समझाते हैं कि ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा होगा, तो वो वर्ड्स में नहीं समझा सकते. एनालिसिस में या इनिशियल फेजेस में हम यही देखते हैं ना कि सॉफ्टवेयर कैसा होगा, काम कैसे कर रहा होगा, तो वो वर्ड्स की सूरत में समझाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे काम कर रहे होंगे. तो फिर हर एक एस्पेक्ट जिसको डिस्कस किया जा रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, सब एक पेज पर रहे, मेक श्योर करने के लिए हर एस्पेक्ट को वो डायग्राम में बना देते हैं. इसको हम डिजाइन कह देते हैं. कि जब सारे डायग्राम्स बन के तैयार हो चुके होते हैं तो फिर प्रोग्रामर को समझ में आया हुआ होता है कि अच्छा मुझे ये प्रोग्राम बनाना है. वरना कभी कभार क्या होगा कि मैं एक आपको, अगर मैं कस्टमर हूँ, मैं आपको एक स्पेसिफिकेशन बताकर जाऊंगी, एक आप प्रोग्राम बनाएंगे, दूसरा कुछ और उसको समझेगा, फिर कस्टमर देखेगा, वो कहेगा नहीं मेरा ये मतलब नहीं था. सब एक पेज पर नहीं रहेंगे, इवन टीम मेंबर्स भी एक पेज पर कभी कभार नहीं रहते. तो सब लोग कैसे, उनको पता चले कि हमें क्या करना है और कैसे काम. और ये तो तब की बात है कि जब आपका एक ही ऑफिस एनवायरनमेंट है और सारा सॉफ्टवेयर वहीं डेवलप हो रहा है. कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टीम के कुछ मेंबर्स जो हैं वो एक ब्रांच में, दूसरे मेंबर्स दूसरी ब्रांच में, तीसरे मेंबर तीसरी ब्रांच में, और ये सारी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो ईमेल्स के बेसिस पर हो रही है, या डॉक्यूमेंटेशन. आपकी कभी फेस टू फेस आपस में इंटरेक्शन ही नहीं हुई, कस्टमर ने आपको ईमेल किया, सॉफ्टवेयर बनाना है, और अब आपको वो ईमेल देखकर सॉफ्टवेयर बना लेना है. तो कैसे हमें पता लगे कि भाई क्या सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस है? वो डायग्राम्स जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं
एक पेज पर लेकर आने के और सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस को समझने के। इस एग्जाम्पल के तौर पर एक यहाँ पर मैंने डेटा फ्लो डायग्राम रख दिया था ताकि आपको बात समझ में आए कि अगर हम स्टूडेंट को एनरोल करने की बात करें तो वो किसी को कैसे समझाएंगे कि हम कैसे एनरोल करवाना चाह रहे हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है। अभी आप किसी को भी दिखाएंगे तो वो अंडरस्टैंड। अच्छा, ये स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड वे में कौन सी चीज का आप ये, वरना हम अपने हाथ से जब डायग्राम बनाएंगे तो हम अपने, मेरा डायग्राम कुछ और हो सकता है, आपका डायग्राम कुछ और हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर तरह के डायग्राम स्टैंडर्ड कर दिए गए कि हम उन्हीं डायग्राम्स को और उन्हीं कन्वेंशंस को यूज करते हैं ताकि वर्ल्ड वाइड हमारी बात समझी जा सके। मैं किसी भी अगर सॉफ्टवेयर कंपनी को ये डेटा फ्लो डायग्राम दिखाऊंगी तो उसको वही मतलब समझ में आएगा जो कि आप कहना चाह रहे थे। तो इसमें मिसकम्युनिकेशन का चांसेस नहीं होता। थैंक यू मैम। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? कौन बताएगा मुझे प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंस होता है? जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन है देखूं जरा मैं। अबू बकर, अली हैदर और जुनेद, मारूख, महक, काशिफ, रमीज, जितने भी लोग हैं ओपन, आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, कौन थोड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्राइमरी की और फॉरेन की का डिफरेंस और हम क्यों बनाते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने डेटाबेस का चैप्टर पढ़ लिया है। मैम मैं जी, कौन है, महक या मारूख? यस मैम, महक। जी जी महक। मैम प्राइमरी की में एक ही टेबल में जो मेन चीज होती है उसका रिकॉर्ड शो हो रहा होता है, एंड फॉरेन की हम उसी टेबल की दूसरे टेबल के साथ लिंक कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। फॉरेन की तो 100% आप सही कह रही हैं। प्राइमरी की जरा दोबारा बताएंगी, क्या कहा आपने? मैम प्राइमरी की एक की है जो रिकॉर्ड्स को डिफरेंटली यूनिकली डिफाइन कर रही होती है एक टेबल में। यूनिकली डिफाइन कर रही होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है, सही है। ये बाकी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इतनी डेफिनेशन से बात क्लियर हो गई है या इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए? प्राइमरी की फॉरेन की चीज क्या है, एंटिटी, एट्रीब्यूट, टपल्स, ये सब क्या है? क्लियर है आप लोगों को ये? यस मैम क्लियर। यस मैम क्लियर है। क्लियर है? यस क्लियर है? मैम एक सवाल है मेरा। हाँ जी कहिए। मैम ये कौन बात कर रहे हैं? मैम काशिफ बात कर रहा हूँ। जी काशिफ। मैम एक सवाल है डेटाबेस से ही है, जो हमने डेटा हायरार्की पढ़ी है उसमें जो हम एक फील्ड का जो आपने जिक्र किया, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम फील्ड ऐसे शो कर सकते हैं जैसे किसी की यूनिक आइडेंटिटी शो करनी हो, आईडी जैसे होती है, जैसे हमारी सीएमएस है। ये एग्जैक्टली जो आप जुमला भी आपने कहा है ना, एग्जैक्टली अगर फील्ड हटा के मैं यहाँ पर प्राइमरी की लगा दूं तो बात 100% क्लियर है कि प्राइमरी की वो होती है जो कि आपके किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। लेकिन सवाल आपका था कि फील्ड फिर क्या है। अच्छा, ये डेटा हायरार्की आपके सामने कर देती हूँ, इसकी हम बात कर रहे थे। डेटा हायरार्की एक्चुअली हमें समझा रही है कि कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है वो किस तरह से आपके डेटाबेस को देखता है। ठीक है, अगर सीएमएस है या एलएमएस है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर जो फाइलें स्टोर हुई हैं, तो एक सीएमएस और एक एलएमएस जैसे सॉफ्टवेयर कोई ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होते हुए किसी भी ईआरपी को आपका जो डेटाबेस है वो दिख कैसे रहा होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे पहले कंप्यूटर को कुछ भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, सिर्फ हर चीज उसके लिए 0 और 1 है, तो वो एक बिट होता है। एक 0 या एक 1 को डेटाबेस के जबान में डेटाबेस उसको एक बिट समझता है, और जब ऐसे 8 बिट्स जमा हो जाते हैं तो हम उसको बाइट कह देते हैं, एस की अगर हम स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इन बाइट्स का करना क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये बाइट्स किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे? तो जब आप बाइट्स को कंबाइन करते हैं, अगली चीज जो बाइट बना सकती है वो एक फील्ड है। ठीक है, जो मैं अभी क्वेश्चन पूछना चाह रही थी उसी से रेलेवेंट ही है ये। स्लाइड्स आपके सामने पता नहीं है या नहीं। इससे पहले कि मैं फील्ड यहाँ पर समझाऊं, एक मिनट, अगर मैं ये लेक्चर खोलूं, या खुला है मेरे पास, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो हमारा लेक्चर है
इसमें एक स्लाइड है जहां पर हमने कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस किया हुआ है। ये आपके क्वेश्चन को मैं होल्ड किया हुआ है काशिफ, अभी मैं इसको बिल्कुल 100% क्लियर करूंगी, लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले ये हमने पढ़ा था ना, एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये नजर आ रहे हैं आप लोगों को? मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ गई? नजर आ रही। हाँ जी। तो ये वाली स्लाइड आपने अगर देखी हो, यहाँ पर हमने कहा था कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट होता है एंटिटी। एंटिटी किसको कहते हैं? जिसके बारे में हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, यानी कि टीचर, स्टूडेंट, कोर्स, प्रोडक्ट, कस्टमर, सप्लायर, ये सारी की सारी एंटिटीज हैं। एंटिटी वो होता है जिसके बारे में हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। अच्छा, एंटिटी के बारे में स्टोर क्या करना है? ठीक है, एंटिटी के बारे में जो कुछ हम स्टोर करना चाहते हैं एक्चुअली उसको हम कहते हैं फील्ड। फील्ड किसको कह रहे हैं हम? कि एंटिटी के बारे में एक्चुअली हम स्टोर क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट है, आप जब अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो आपके पास भी डिफरेंट कोई एंटिटी होगी, कोई प्रोडक्ट एंटिटी होगा, कोई कस्टमर एंटिटी होगा। मैं इस वक्त एग्जांपल के तौर पर सीएमएस को एग्जांपल ले लेती हूँ। सीएमएस जब हम बना रहे थे तो हमारे पास एक एंटिटी था स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हमें डेटाबेस में स्टोर रखनी है, मगर स्टूडेंट की कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर रखनी है? भाई स्टूडेंट का तो ब्लड ग्रुप भी होता है, ठीक है, स्टूडेंट का तो जो है कोई उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरी भी होती है, उसकी स्टूडेंट की बहुत सारा ऐसा डेटा हो सकता है कि जिसके अंदर हम शायद इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम स्टूडेंट के कौन से एट्रीब्यूट में इंटरेस्टेड है? अगर हम सीएमएस की एग्जांपल लें, कौन मुझे बता रहा है कि अगर हम सीएमएस जैसा कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे तो हम स्टूडेंट के कौन से एट्रीब्यूट में इंटरेस्टेड होंगे? मार्क्स में मैम, मार्क्स में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, सीएमएस आईडी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बिल्कुल, नेम, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, हो सकता है उसका एड्रेस, उसका ग्रेड, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तमाम एस्पेक्ट्स जिनके बारे में हम डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं, उनको डेटाबेस मैनेजमेंट की जुबान में हम कहते हैं एट्रीब्यूट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको कहता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब है एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं। स्टूडेंट के सारे एट्रीब्यूट हैं, सीएमएस आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मार्क्स, ग्रेड, ये वो। टीचर के कुछ और एट्रीब्यूट्स होंगे, टीचर की सैलरी होगी, टीचर के कोर्सेज होंगे, टीचर की जो है वो अटेंडेंस होगी या व्हाटएवर, इस तरह की चीजें होंगी। प्रोडक्ट है तो उसकी कुछ और एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट कहते हैं किसको? एंटिटी को। अच्छा, ये दोनों चीजें बिल्कुल लॉजिकल है, जैसे लास्ट सेशन में महक ने भी क्वेश्चन किया था कि लॉजिकल और फिजिकल वाला, तो ये एंटिटी और एट्रीब्यूट फिजिकली कहीं दिखते नहीं है डेटाबेस के अंदर, ये लॉजिकल होते हैं, समझने की चीज होती है। अच्छा, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या होती है? इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ऐसी होती है, हर एट्रीब्यूट जो है वो एक्चुअली डेटाबेस के लिए एक फील्ड है, ठीक है ना। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाइट के बाद अगली चीज जो समझता है वो समझता है फील्ड, कि भाई मेरे डेटाबेस के अंदर फील्ड्स कौन सी हैं? एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, मैनेजर आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, ये सारे फील्ड्स कहते हैं किसी भी एक कॉलम को, ठीक है। सबसे आसान लफ्ज में मैं कॉलम बोल सकती हूँ। कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट, ये सब अलग अलग एस्पेक्ट से देखी जाने वाली एक ही चीज को कहते हैं। फील्ड का मतलब है कॉलम नेम। तो बाइट के बाद अगली चीज जो हमें या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को नजर आती है वो नजर आती है एक कॉलम की वैल्यू या एक कॉलम नेम। और फिर ऐसे बहुत सारे कॉलम्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड कह सकते हैं या टप्पल कह सकते हैं। और फिर जब ऐसे बहुत सारे कॉलम्स और रोज कंबाइन हो जाते हैं और 2 डायमेंशनल डेटा हो जाता है तो हम उसको फाइल कह सकते हैं। डेटाबेस की जुबान में हम इसको रिलेशन कह सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की डेटा हायरार्की की जुबान में हम इसको फाइल भी, फिजिकली वो फाइल होती है और लॉजिकली वो क्या होता है? वो एक रिलेशन होता है। क्लियर हो पा रही है? यस मैम। थैंक यू। कोई अगर अभी भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो पूछ सकते हैं। मैम एक ट्रेडिशनल फाइल से क्वेश्चन है। जी पूछे। हेलो, काशी बात कर रहा हूँ। जी जी ये जो आपने बताया कि जो है मास्टर फाइल एक होती है जिसमें सारी फाइल्स का जो मर्जर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो है ना डेरिवेटिव फाइल से मर्ज होकर बनती है, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो एक स्पेसिफिक फाइल्स पर ही काम करते हैं, उनका ही रिकॉर्ड करते हैं।
मगर उनको ये भी तो एक्सेस होता है कि वो मास्टर फाइल्स से भी जो है ना मास्टर फाइल को भी एक्सेस कर सके। एक मिनट, ये आप स्लाइड खोलूं, मैं क्या खोलूं रेफर करने के लिए जहां से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैम चैप्टर नंबर 5 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बुक में पार्ट 1 खोलूं या स्लाइड। लेक्चर में था ये कहीं? लेक्चर में ही था। लेक्चर में था, एक मिनट में खोल रही हूँ। स्लाइड मेरे नंबर सामने 6। होगा तो मैं उसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊंगी। ये बात हो रही थी। जी जी। यस मैम, मैं कह रहा था कि जो है ना आपने बोला था कि ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट जो है एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक मास्टर फाइल जो है ना काम करती है, जिसमें A to Z सारी फाइल्स होती है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट का जो काम है वो एक स्पेसिफिक फाइल्स पर होता है, जो डेरिवेटिव फाइल्स होती है। यानी कि जो मास्टर फाइल है लेट्स सपोज A to Z, उनका कुछ पार्ट जो है ना वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंडर होता है और वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। जी मगर जी। मेरा सवाल ये है कि वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की आप पूरी मास्टर फाइल को भी एक्सेस कर सकता है, हालांकि वो उसके काम में नहीं होता, मगर वो जो है उसका एक्सेस भी तो उनको होना चाहिए ना। नहीं, एक्सेस बिल्कुल हो सकता है। वो समझाने की बात ये है कि जब भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी एक मास्टर डेटा फाइल जिसके अंदर हर फाइल मौजूद होती है, ये बात ठीक है। तो आपकी समझ लें कि सीएमएस सॉफ्टवेयर, अगर मैं इसको, फिलहाल हमें पता है कि सीएमएस सॉफ्टवेयर ट्रेडिशनल फाइलिंग एनवायरनमेंट पे काम नहीं कर रहा है, डीबीएमएस पे बात कर रहा है। लेकिन 2 मिनट के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि लेट्स सपोज जो सीएमएस का सॉफ्टवेयर है वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, ठीक है। और ये कोई इतनी वो बात नहीं है, जिस इंस्टीट्यूट में मैं आईबीएस से पहले पढ़ाती थी वहां पर जो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम था वो फाइलिंग एनवायरनमेंट के ऊपर ही काम कर रहा होता है। तो बहुत सारे, जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फैसिलिटी अवेलेबल हो, कहीं कहीं आज तक फाइलिंग ही चल रही है। अच्छा, समझाने का उनका मकसद ये है कि एक्चुअली ये सीएमएस का कोई सर्वर होगा जहां पर A to Z सारी फाइलें मौजूद होंगी, जितनी भी हैं, जो एग्जाम डिपार्टमेंट को चाहिए, जो टीचर को चाहिए, जो स्टूडेंट को चाहिए, जो लाइब्रेरी को चाहिए। एक्चुअली ये कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे सारा मौजूद होगी, हर फाइल A to Z जो पूरे डेटाबेस के अंदर है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब समझाने का उनका मतलब ये होता है कि लेट सपोज अकाउंट और फाइनेंस को एक फाइल की जरूरत है। वो फाइल कौन सी है? ए या बी या सी या डी। तो वो क्या करेगा, वो उस फाइल को वहां से एक्सेस नहीं कर सकता। ये यहाँ पर समझाने का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट, अब ये तो सर्वर पे पड़ी है ना ये फाइल, ये हमें समझना है। ये सर्वर पता नहीं कहाँ होगा, सखर आईबीए में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर पता नहीं कहाँ होगा। अकाउंट ऑफिस के अंदर और किसी भी फाइल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फाइल वहीं पड़ी रहे रिमोट लोकेशन पर और आप उसको वहीं से डायरेक्टली एक्सेस कर लें। बड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को अपने पास कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जब मैं आपको अगर अपनी शीट शेयर करूंगी, रिजल्ट शीट एक्सेल की सूरत में शेयर करूंगी, तो आप सारे के सारे सबसे पहले क्या करेंगे, उसको अपने पास स्टोर कर लेंगे और फिर आप उन तमाम फाइलों को स्टोर कर लेंगे जो फाइलें आपको रिक्वायर्ड है। ए भी स्टोर कर लेंगे, बी भी स्टोर कर लेंगे, सी भी स्टोर कर लेंगे, डी भी स्टोर कर लेंगे। अब इसका फायदा ये है कि भाई आपको डायरेक्टली एक्सेस हो गया। समझ रहे हैं बात? ये लेक्चर जो है, ये आप लोग अगर कोर्स वेबसाइट से एक्सेस करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपके पास डाउनलोड हो जाए। यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं और जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं आपके कंप्यूटर पर ये फाइल सेव हो जाती है। तो आपके कंप्यूटर पर एक नया वर्जन बन जाता है। तो मसला ये नहीं कि उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, करेगा या नहीं करेगा, वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जब भी करेगा उसको वहीं रखे रखे एक्सेस नहीं करेगा, बल्कि अपने कंप्यूटर पर उसका एक वर्जन बना लेगा। उसका नुकसान ये है कि जब दूसरी जो डिपार्टमेंट है वो अपने पास स्टोर करेगा, जब तीसरा डिपार्टमेंट अपने पास, तो ये देखिए एक ही फाइल के कितने वर्जन आ गए। अब अकाउंट ऑफिस के पास एक वर्जन पड़ा है, ह्यूमन रिसोर्स के पास दूसरा वर्जन पड़ा है, सेल्स के पास तीसरा वर्जन पड़ा है। कौन मेक श्योर करेगा कि सारे वर्जन एक जैसे हैं? एक तो यही सबसे बड़ा नुकसान कि फाइल एक थी और यहाँ पर हमें डायग्राम के अंदर उसके 4 वर्जन नजर आ रहे हैं। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फाइल के वर्जन उतने ही ज्यादा, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। एक तो एक है, हमें स्टोरेज के लिए जगह ज्यादा चाहिए, चलो ये भी हम कबूल कर लें कि ठीक है हम स्टोरेज ज्यादा दे देंगे, लेकिन इसको कैसे मेक श्योर करेंगे कि हर वर्जन सेम का हो? आप शायद ये पूछना चाह रहे थे कि उसको एक्सेस नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो वहां रखे रखे स्लो प्रोसेसिंग थोड़ी करेगा। अगर अकाउंट ऑफिस को किसी फाइल के अंदर कोई चेंजिंग करनी है, एक्सेस तो उसको है, मगर वो तरीका क्या होगा कि वो अपने पास उसको कॉपी करेगा, डाउनलोड करेगा और फिर इस फाइल के ऊपर काम करेगा, ना कि डायरेक्टली उसके ऊपर। क्लियर हो रही है मेरी ओके बात? मैम। यस मैम।
या फर्दर क्लैरिफिकेशन की रिक्वायर्ड है? नो मैम, क्लियर है। यही कॉन्सेप्ट थैंक यू। समझाने के लिए कि ये मास्टर फाइल को क्योंकि हम कॉपी कर लेते हैं डेरिवेटिव्स की सूरत में, इसी मसले को जो आप बात कह रहे थे ना कि ऐसा होना चाहिए कि हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर पाए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यही तो करता है। उसके पास एक पूरा डेटाबेस ही होता है और वो बाकी सबको व्यूज दे देता है कि एक अकाउंट ऑफिस के लिए ये व्यू है, एग्जाम डिपार्टमेंट के लिए व्यू है, डेटाबेस एक ही रहेगा, लेकिन बाकी तमाम डिपार्टमेंट उस डेटाबेस के डिफरेंट व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। तो उस व्यू का फायदा ये होता है कि उनको अलग अलग अपने पास एक इमेज भी नजर आ जाती है, एक डेटाबेस का पिक्चर भी क्लियर हो जाती है, और उन जो कोई इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी का मसला भी नहीं होता। अच्छा, ये प्रोग्राम एंड डेटा डिपेंडेंस समझ में आया? जी, ये पॉइंट पढ़ा आप लोगों ने? यस मैम। क्या मतलब है? मैम ये ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ था, मगर ये जो बता रहा है कि कोई भी प्रोग्राम है, हमें हमें उसमें चेंजिंग करनी होती है, तो उसके डेटा में हमें चेंजिंग करनी होती है। यानी कि प्रोग्राम और डेटा आपस में डिपेंडेंट होते हैं। अगर डेटा के अंदर चेंजिंग करनी है यस तो मैम। प्रोग्राम के अंदर करनी पड़ेगी, और अगर प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करनी है तो डेटा भी उससे चेंज हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल यही है कि हम एक्सेल की एग्जांपल ले लेते हैं ना। अगर एक्सेल मेरे पास किसी जमाने में मेरे पास एक शीट थी, मैंने जो है वो एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन पे अपनी एक शीट बनाई हुई है, पर मुझे नहीं पता ऑफिस का आजकल लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, 2013 चल रहा है या पता नहीं 2016 चल रहा है। जो भी मेरे पास एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है, मैंने उस पर शीट बना ली। अच्छा, मैंने कस्टमर को भेज दी या किसी दूसरे डिपार्टमेंट को भेज दी, उनके पास एक्सेल अपडेटेड नहीं है, ठीक है, तो वो उसको कैसे देख पाएंगे? ये बड़ा डिपेंडेंट है कि आपका जिस तरह का डेटा है आपका प्रोग्राम भी वैसा ही होना चाहिए। अगर मुझे प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग लानी है तो मुझे शीट्स के अंदर भी चेंजिंग लानी होगी, डेटा के अंदर भी चेंजिंग लानी होगी, ठीक है। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन 10 साल से चल रही है तो 10 साल पहले अगर कोई वर्जन था एमएस ऑफिस का और मैंने उसमें शीट्स बनाई हुई थी, तो अब मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो मैं अपना वर्जन अपडेट करती जा रही हूँ प्रोग्राम का, तो वो शीट्स उसमें सपोर्टेड रहे। ऐसा होता है नहीं होता है? आपके पास 10-10 20-20 साल पुरानी जो फाइलें होती हैं तो वो कभी कभार सपोर्टेड नहीं रहती, तो हमें बड़ी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हुए बड़ा सोचना पड़ता है कि हमारी पुरानी वाली फाइलें कहीं बेकार ना हो जाए, हम इनको खोलेंगे कैसे। तो इस पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक अलग से काम होता है कि अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें तो हमारा डेटा कहीं बेकार ना हो जाए। समझ में आ रही है बात? ये मसला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर नहीं होता। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा अलग है, एप्लीकेशन अलग है। आप एप्लीकेशन को अपडेट करते रहें लेकिन डेटा उससे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा, और डेटा में आप कोई चेंजिंग करते रहें तो प्रोग्राम को पता भी नहीं चलेगा कि डेटा में कोई चेंजिंग हुई। ये दोनों अलग अलग लेयर्स पर रहते हैं, लेकिन फाइलिंग एनवायरनमेंट में प्रोग्राम और डेटा एक ही लेयर पर होता है। वहीं प्रोग्राम भी है, वहीं डेटा भी है। अगर आप डेटा के अंदर चेंजिंग करते हैं तो हो सकता है आपको प्रोग्राम उससे अफेक्ट हो जाए, और अगर आप प्रोग्राम एप्लीकेशन के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं तो हो सकता है आपका डेटा सपोर्टेड ना रहे। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी कैन नॉट डिलीवर एड हॉक अनएंटिसिपेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपको अंदाजा नहीं था कभी पूछी जा सकती है, यानी क्यूरी नहीं कर सकते दूसरे अल्फाज में। जब हम फाइल होती है हमारे पास तो फाइल को क्यूरी नहीं कर सकते, फाइल जैसी है वैसी ही देखनी पड़ेगी, जैसी बनाई गई है। जो कॉलम पहले रखा है वही कॉलम मुझे पहले देखना है, जो कॉलम बाद में रखा है वही कॉलम मुझे बाद में देखना है। एक्सेल ऐसी होती है ना, उसके अंदर जैसी वो एक्सेल की शीट बनी है मेरी मजबूरी है मैं उसको वैसे ही देखूंगी। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये कोई मजबूरी नहीं है। आप क्यूरी कर सकते हैं, आप व्यूज जनरेट कर सकते हैं। जिस चीज को पहले देखना चाहते हैं उसको पहले देख सकते हैं, जिस चीज को बाद में देखना चाहते हैं उसको बाद में देख सकते हैं। किसी चीज को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, फाइलिंग में नहीं हो सकता। अच्छा, ये ऑपरेशन समझ में आए? सिलेक्ट, ज्वाइन, प्रोजेक्ट, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ आरडीबीएमएस पढ़ा है इनको किसी ने? मैम इनका बुक में बहुत ज्यादा लेंथी लिखा हुआ है, हमें वो सारा करना कवर कर पड़ेगा।
बेटा रट्टा मारने की बात नहीं, वो लेंथी इसलिए लिखा हुआ है कि उसको समझाना मुश्किल काम है, लेकिन जब आप उसको समझ जाएंगे तो आप उसको एक दो लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये ऑपरेशन है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ MS एक्सेल का फॉर्म फंक्शन या MS एक्सेल का इफ की क्यूरी, अगर मैं इफ स्टेटमेंट कहूँ कि आपको समझानी है, ठीक है, एक्सेल आती है ना, इफ एल्स इस्तेमाल करना आपको आता है ना, तो अब जब उसको आप लिखने बैठेंगी तो आपको बड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर बात पूरी समझ में आएगी कि इफ काम कैसे करता है। इफ के अंदर सबसे पहले इफ लिखते हैं, फिर कंडीशन क्या होती है, कंडीशन किस किस तरह हो सकती है, उसके अंदर क्या हो, जब एक दफा आपको बात समझ में आ जाएगी तो वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा। तो ये तीनों चीजें जो है ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको लिखने में लंबा लिखना पड़ता है क्योंकि वो पूरी बात समझ नहीं आएगी अगर वो उसको शॉर्ट लिखेंगे, लेकिन अगर एक दफा आपको बात समझ में आ गई तो वो ये कॉन्सेप्ट हैं, ये रट्टे वाली कोई चीज नहीं है। पेज नंबर मैं खोल सकती हूँ तो आपको सामने हम डिस्कस करें, बुक में ही, बुक के थ्रू ही डिस्कस करते हैं इसको। कहाँ है ये तो बिजनेस इंटेलिजेंस शुरू हो गया। कहाँ है ये ऑपरेशंस, यही तो है ना। कहाँ लंबा बेटा आप कह रहे हो लिखा हुआ है, लंबा लंबा तो मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा। अच्छा इन मैम, वो दूसरा रिलेशनल डेटाबेस नेक्स्ट वाला ऑपरेशन था, जी। तो वो नेक्स्ट वाला टॉपिक था आई गेस। अच्छा नेक्स्ट वाला टॉपिक, चलो उस पे भी आ जाते हैं। फिलहाल मैंने जो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, मैं आपसे इस स्लाइड के बारे में पूछ रही थी। तो स्लाइड क्योंकि ये तो मैंने बनाई थी लेक्चर देने के लिए, अब हम खोल रहे हैं बुक। तो कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पर, मैं पार्टिसिपेंट्स को देखूं, कोई अच्छा सा पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करूं जो बिल्कुल चुप रहता हो। कौन है? अबू बकर, माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप, कुछ बोल सकते हैं? यस मैम। हाँ जी अबू बकर, आपने ये वाली स्लाइड पढ़ी है बेटा जब खुद पढ़ा है घर में? सिलेक्ट, ज्वाइन, प्रोजेक्ट, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है? नो सर। नहीं पढ़ा हुआ? चलें, वेरी गुड। नहीं, तो अब आप आज ये करें कि जरा ये वाला पैराग्राफ रीड करें लाउडली ताकि सब सुन सकें। समझ में आ रहा है या मैं और बड़ा कर दूं इसको? नहीं मैम, सही है। हाँ चलें। In a relational database, three basic operations as shown in figure 6.5 are used to develop useful sets of data: select, join, and project. The select operation creates a subset consisting of all records in the file that meet stated criteria. Select creates, in other words, a subset of rows that meet certain criteria. In our example, we want to select record rows from the part table where the part number equals 137 or 150. बस यहाँ They पे join. बस फिलहाल इतना। समझ में आया कुछ या सिर्फ आप रीड करते गए और समझ में कुछ नहीं आया? ये आ गया केस में कि जो सेलेक्ट ऑपरेशन, स्पेशल हमारे पास तीन ऑपरेशन होते हैं। एक होता है सिलेक्शन की क्राइटेरिया, और दूसरा जो है इधर जो किधर के ये तीन क्राइटेरिया थे हमारे पास। सिलेक्शन थी और उसके बाद ज्वाइनिंग थी, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट करना था। तो सिलेक्शन में ज्वाइनिंग और हमारे प्रोजेक्ट पास तो मैं अभी पूछ ही नहीं रही हूँ, मैं फिलहाल इस वक्त मेरा टारगेट सारा का सारा किधर है? सिलेक्ट की तरफ। सेलेक्ट पे। जी, तो अब मुझे बताएं कि आपको सिलेक्ट ऑपरेशन में कुछ समझ में आया कि क्या मतलब है? सेलेक्ट में हमारे पास कोई स्पेशल नंबर होगा जो कि किसी खास आईडी की स्टार्टिंग को शो कर रहा होगा। चलें, रीड तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, जाहिर है कि रीडिंग पे आपका ध्यान होगा तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। कोई किसी ने अंडरस्टैंड किया कि बात क्या हो रही है यहाँ पे? उसके बाद करेंगे और नंबर्स आगे रिजल्ट होगा फाइनल। यहाँ पे तो अच्छा देखें, चलें, सारों से मैं बात कर रही हूँ इस वक्त। देखिए कोई डेटाबेस है, ठीक है, और ये डेटाबेस जैसे कि फिर वही वाली बात हम वहीं से शुरू करते हैं कि आम जो टेबल है वो तो एक्सेल में बनाई जा सकती है, किसी भी दूसरे टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जा सकती है। जरूरी है कि हम टेबल बनाने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करें? तो पॉइंट ये है कि देखिए, जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप टेबल बनाते हैं तो आपके पास ये पूरी टेबल है। अब इस पूरी टेबल को जरूरी नहीं है कि मैं सारा वक्त पूरी टेबल पे ही इंटरेस्टेड हूँ, उसको देखना चाहूँ। सिलेक्ट ऑपरेशन जो डेटाबेस का पहला ऑपरेशन है, वो मुझे मदद करता है कि मैं किसी क्राइटेरिया के हिसाब से डेटा को देख सकती हूँ। जो बात मेरे क्राइटेरिया से मैच करेगी सिर्फ मुझे वो नजर आएगी,
बाकी सारी डेटाबेस के अंदर मौजूद तो रहेगी मगर मुझे नजर नहीं आएगी। लेट सपोज मैं यूके में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि या चले पोस्टल कोड में इंटरेस्टेड हूँ कि यूके तो फिर एक कंट्री है। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो कस्टमर पता देखने हैं कि जिनका जो पोस्टल कोड है वो ये है, ठीक है, 11209। वरना आम हालात में एक्सेल की सूरत में मेरे पास ऐसा कोई चांस नहीं है कि मैं अपनी मर्जी का डेटा देख सकूं, मुझे पूरी टेबल को ही देखना है, मेरी मजबूरी है। लेकिन सिलेक्ट एक ऐसा ऑपरेशन है जहां पर क्या होगा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर पोस्टल कोड इज इक्वल टू 12209, ठीक है, और मैं इसको रन करती हूँ। तो अब देखिए मुझे सिर्फ एक रो नजर आ रही है, यानी जो मैं सिलेक्ट में क्यूरी में लिखूंगी, जो क्राइटेरिया वहां बताऊंगी, मुझे सिर्फ वो नजर आएगा। मुझे हर वक्त जरूरत नहीं है कि मैं पूरी टेबल को देखूं। अच्छा, यहाँ पर मैं स्टैटिक क्यों लिख रही हूँ? मैं हो सकता है सिर्फ स्टैटिक ना लिखूं, मैं सिर्फ नेम में इंटरेस्टेड हूँ। मैं कह रही हूँ मुझे नंबर आईडी सब चीजों का क्या करना है, मैं सिर्फ नेम्स देखना चाहती हूँ। तो मैं कहती हूँ सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स। ये देखिए मुझे सिर्फ नेम नजर आ रहे हैं, तो मेरे ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे हर वक्त सारा डेटाबेस ही देखना है, बल्कि हम किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मेंशन कर सकते हैं और वो क्राइटेरिया से रिलेटेड ही हमें डेटा नजर आ सकता है। ये है पहला ऑपरेशन जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पहला काम ये कर सकता है कि आप पूरे डेटाबेस में से अपनी मर्जी की चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ वो देख सकते हैं, सिर्फ उनके साथ डील कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरे डेटाबेस को या पूरी टेबल को हर वक्त देखते रहे और हर वक्त उस पूरी टेबल से कंफ्यूज होते रहे। क्लियर हो रहा है? यस मैम। अच्छा, अबू बकर के अलावा और कौन मौजूद हैं? मारुख, मारुख आपको आवाज आ रही है मेरी? जुनेद? यस मैम। चलें जुनेद यहाँ से थोड़ा सा रीड कीजिएगा, द ज्वाइन ऑपरेशन। The join operation available in individual tables. In our example, we want in individual. The join operations combine relational tables to provide the user with more information than is available in individually tables. In our example, we want to join the now shortened part table. Only parts 137 or 150 will be presented, and the supply table into a single new table. The project operations create बस a बस, subset. मेरे ख्याल में ज्वाइन इतना ही काफी है। तो क्या समझ में आया हमें ज्वाइन से? मैम ये तो कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा, सिलेक्ट समझ में आया था? सिलेक्ट का क्या काम था? यस मैम, सिलेक्ट का मतलब हम अपने मतलब पसंद का डेटा जो भी हमें देखना होगा हम उस डेटा को देख सकते हैं सिलेक्ट के जरिए। मैम मारुख सिलेक्ट क्या अगर कह हम रही है? एक्सेल पे जी जी, मारुख एक्सेल कह पर रही अगर हम है मैम मेरा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी जी, जो लोग हैं वो बात कर सकते हैं। मैम हम एक्सेल पर भी तो सर्च कर सकते हैं ना अपने पसंद का डेटा, मतलब ये कंट्रोल एफ से अगर हम कर लें तो सिलेक्टिव डेटा आ जाता है। बेटा सिलेक्ट तो आ जाता है, मगर क्या आप डिस्प्ले को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? वो उसमें से आपको वो फाइंड करके उस जगह पर तो पहुंचा देगा, लेकिन बाकी डिटेल्स हाइड नहीं हो सकती ना। देखना आपको सारा ये, हाँ ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप उस जगह पर उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन यस मैम। बाकी सारा आप हाइड तो नहीं कर सकते ना अपनी मर्जी के डेटा को। अब यहाँ देखें, यहाँ तो डिस्कार्डेड है, ये कंट्रोल एफ वाला फाइंड वाला सिलसिला नहीं है। वरना क्या होता, पूरी टेबल नजर आ रही होती है और मुझे एक जगह पर वो हाईलाइट करके दिखा देता कि कस्टमर नेम लिखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, उसने पूरी टेबल को मुझसे हाइड कर दिया ताकि मैं हर वक्त कंफ्यूज ना हूं, और हर वक्त मेरा पूरी टेबल में अगर काम नहीं है तो वो मुझे क्यों दिख रही है। मुझे सिर्फ वही चीज दिख रही है जो मुझे रिक्वायर्ड है। कल कंट्रोल एफ से कहीं ज्यादा आगे की बात है ना। कंट्रोल एफ में शीट आपको कंप्लीट हमेशा दिखती रहती है और आप किसी एक पर्टिकुलर उस हिस्से पर पहुंच सकते हैं, लेकिन साइडों से आप हर वक्त कंफ्यूज रहेंगे, आप फोकस नहीं कर सकते किसी एक चीज के ऊपर। ज्यादा बेहतर ऑपरेशन है। ठीक है मैम। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे ज्वाइन। अच्छा, सिलेक्ट कर सकते हैं आमतौर पर हम एक टेबल के अंदर से ना, कि भाई मैं कस्टमर एक वक्त में एक टेबल को देख रही हूँ, कस्टमर टेबल के अंदर से मैं कुछ देखना चाह रही हूँ, प्रोडक्ट टेबल के अंदर से मैं कुछ देखना चाह रही हूँ। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, तो वो मुझे कस्टमर टेबल दिखाएगी। अगर मैं कह रही हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स, तो वो मुझे ऑर्डर्स वाली टेबल के अंदर दिखाएगा। एक वक्त में एक टेबल को देख रही हूँ। लेकिन डेटाबेस का एक दूसरा ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं ज्वाइन।
ज्वाइन क्या करता है, आपको दो टेबल्स को ज्वाइन करके एक आउटपुट दिखा देता है, यानी कुछ रोज, कुछ डेटा एक टेबल का, कुछ डेटा दूसरी टेबल का, और दोनों कंबाइन होके आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किस तरह से हम यहाँ पर ज्वाइन लगा सकते हैं, ज्वाइन की एग्जांपल देखें एक अच्छी सी। ज्वाइन के लिए क्यूरी अच्छी सी लिखनी पड़ती है, और वो क्यूरी हमें क्या करती है, वो मदद देती है हमें दो टेबल्स को कंबाइन करने में। यहाँ पे लिखी होगी कोई क्यूरी। मैम मुझे क्वेरी तो समझ आ गई है, रिपोर्टिंग में थोड़ा इशू हो रहा है, उसका क्लियर थोड़ा बता देंगी? अच्छा, उस पे भी आ जाते हैं। ज्वाइनिंग की बात समझ में आ रही है? अच्छा मैम, यहाँ पर टाइम मेरा थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, हम यहाँ पर ज्वाइन की क्यूरी लिख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि, लेकिन मुझे पूरा डेटाबेस खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ज्वाइन अगर आपको यहाँ से दिखा दूँ एक्सेस में से, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? या ओरेकल वाली ही क्यूरी देखनी जरूरी है? कहीं से भी दिखा दूँ ना, मसला तो नहीं है? अच्छा, अब ये देखिए, यस मैम, मैनेज दिखा दो। बाय, ये एक टेबल है, ये मैंने खुद से बनाई, मैनेज्ड बाय। यहाँ पर कस्टमर के नंबर लिखे हुए और मैनेजर्स के नंबर लिखे हुए कि कौन सा कस्टमर कौन से मैनेजर को डील कर रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं डिजाइन व्यू में देखूं, ये मैंने क्यूरी इस तरह बनाई है कि दोनों टेबल्स को इनकॉर्पोरेट किया है, कस्टमर वाली टेबल को भी इनकॉर्पोरेट किया है और मैनेजर वाली टेबल को भी इनकॉर्पोरेट किया है। एक वक्त में जब मैं टेबल्स में देखती हूँ तो या तो मुझे मैनेजर वाली टेबल नजर आती है या मुझे कस्टमर वाली टेबल नजर आती है। जब मैं कस्टमर को देख रही होती हूँ तो मुझे मैनेजर वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है, जब मैं मैनेजर को देख रही होती हूँ तो मुझे कस्टमर वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही होती। तो हम ऐसी क्यूरी लिख सकते हैं जहां पर क्या है, वो दोनों तरह के जो टेबल्स है उसके डेटा को ज्वाइन कर रहा है। तो ये भी डेटाबेस का एक ऑपरेशन होता है। इसकी अगर क्यूरी आप देखना चाहें, थोड़ा सा इंटरनेट से सर्च करना पड़ता है हमें वो करने के लिए। अच्छा, ये तो मैंने खैर एक्सेल में ऐसे कर दिए। उसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू जब आप क्यूरी लिखेंगे तो वो दो टेबल्स का डेटा कंबाइन होकर आपको दिखा देगा जिसमें कि आप इंटरेस्टेड है। उसको हम कहते हैं ज्वाइन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये भी डेटाबेस का एक ऑपरेशन होता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा आप एक टेबल पर ही रहें, बल्कि आप दो टेबल्स को कंबाइन करके भी देख सकते हैं। और जल्दी से महक, आपके क्वेश्चन पे आने से पहले मैं तीसरा भी आपको एक्सप्लेन कर दूं जल्दी से। तीसरा है प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्रिएट्स अ सबसेट ऑफ कंसिस्टिंग कॉलम इन अ टेबल, permitting the user to create new tables that contain only the information required. ठीक है, in our example we want to extract new table only the following columns: part number, part name, supplier number, supplier। ये जो थी ये join के साथ साथ project भी है। अच्छा, joining के लिए मैं एक मिनट, join की एक एग्जांपल इंटरनेट से सर्च कर लेते हैं। join table example। ये देखिए, इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, वही वाला जो हमारा डेटाबेस है जिसको अभी हम रेफर कर रहे थे। उन्होंने कहा हुआ है ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट और कस्टमर आईडी। ये कस्टमर आईडी आ रहा है हमारे पास कस्टमर की टेबल से, और ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट आ रहा है ऑर्डर की टेबल से। तो ये टेबल कहीं मौजूद नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसको जो है वो इस क्यूरी के थ्रू कंबाइन किया। सिलेक्ट स्टैरिक या सिलेक्ट ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर नेम, कस्टमर ऑर्डर डेट फ्रॉम, ये सारे ये ज्वाइन क्यूरी है। ठीक है, ये एग्जांपल ऑफ ज्वाइन क्यूरी होती है। ये आप दो टेबल्स को कंबाइन करके देख सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सब्जेक्ट में हम टोटली इन क्यूरीज को लिखना सीखते हैं, और एक डेटाबेस डिजाइनर और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इन क्यूरीज को अच्छी तरह लिख भी सकता है, समझ भी सकता है। आपके समझने का फिलहाल सिर्फ इतना काम है कि आप इन ऑर्डर्स को या टेबल्स को दो को कंबाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है ये क्या है, ये तो था ज्वाइन, और ये जो मैंने आपको एक्सेस में दिखाया ये एक्चुअली प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन से यही मतलब है कि वो आपको एक पर्टिकुलर तरह का जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट करके दिखा रहा है। ये मुझे एक प्रोजेक्शन दिखा रहा है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन से कस्टमर कौन सा मैनेजर को के थ्रू मैनेज हो रहा है। ठीक है, प्रोजेक्शन कहते हैं कि एक नई टेबल क्रिएट कर देना, वो टेबल जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, एक ऐसा व्यू क्रिएट कर देना, एक ऐसी टेबल क्रिएट कर देना जहां पर आपको एक नई कोई रिपोर्टिंग की, जो आपका अगला क्वेश्चन था ना, वो रिपोर्टिंग भी थोड़ा बहुत आपको इससे समझ में आ सकता है। देखिए, सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट भी है कि अगर आपके मैनेजर ने अचानक आपसे पूछ लिया कि भाई मुझे जल्दी से बताएं कि कौन कौन से कस्टमर है वो किन किन के थ्रू मैनेज हो रहे हैं,
या अगर आप किसी बैंक के सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये जो कस्टमर्स हैं जो उनके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं उनको कौन कौन मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं, तो वो आप एक क्यूरी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, फॉरन इजीली रिपोर्ट बना सकते हैं। एक्सेल की सूरत में या किसी भी दूसरे फाइल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट की सूरत में क्या था कि आपको ये सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता, हाथ से लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप चीजों को, डेटा को प्रोजेक्ट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप क्या सवाल पूछ रही थी? मैम मैं ये कह रही थी कि रिपोर्ट क्वेरी में तो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन जो हमें सेपरेटली नीड कर चाहिए होती है, जैसे अभी आपने बताया प्रोजेक्शन हमने बना ली, तो मैम इसको रिपोर्टिंग का क्या होता है, इसमें प्रोजेक्शन एंड रिपोर्टिंग इससे डिफरेंट है? अच्छा, क्यूरिंग और रिपोर्टिंग जो है ना वो कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर उसको एक ही फीचर कंसिडर करते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसका थोड़ा अलग अलग मजा ले सकते हैं। जैसे कि एसक्यूएल के अंदर ये जो है ये रिपोर्टिंग ही कंसिडर कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ रिपोर्टिंग है ना, क्योंकि डेटाबेस की शक्ल ऐसी नहीं थी। ये जितनी भी एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, डेटाबेस हमारा ऐसा नहीं है। ठीक है, डेटाबेस ये देखें नीचे एग्जांपल्स में उन्होंने समझाया हुआ है कि हमने दो टेबल्स को ज्वाइन करके सिर्फ ये वाला डेटा जो है वो रिप्रेजेंट करवाया, दो टेबल्स को ज्वाइन करके इस तरह डेटा रिप्रेजेंट करवाया। तो ये ज्वाइनिंग भी एक सॉर्ट ऑफ रिपोर्टिंग के तौर पर ही आप यूज कर सकते हैं, और ओरेकल के अंदर यही रिपोर्टिंग फीचर है कि जब भी आपको रिपोर्ट करना होता है आप पर्टिकुलर तरह की क्यूरी लिखते हैं और आपके सामने खुद ब खुद रिपोर्ट आ जाती है, आपको मैन्युअली रिपोर्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक्सेस में हम और मजा देख सकते हैं इसका। एक्सेस में ये कि देखें क्यूरीज तो क्रिएटेड हैं, व्यूज तो क्रिएटेड हैं, लेकिन इवन हमारे पास रिपोर्टिंग का फर्दर फीचर है। वो फीचर ये है कि मैं किसी भी टेबल के ऊपर जाकर रिपोर्ट क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास रिपोर्ट की सूरत में आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ी सेटिंग भी कर सकती हूँ कि भाई ये कौन सी चीज, कौन से कॉलम्स मुझे चाहिए, कौन से कॉलम मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे नहीं चाहिए वाला कॉलम तो मैं उसको चाहे डिलीट कर सकती हूँ, इनकी फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। तो मुझे एक फीचर दे रहा है कि डेटाबेस की टेबल को जब मैं डेटाबेस को मैनिपुलेट करना चाहती हूँ तो मैं मैनिपुलेट कर लूँ, लेकिन जब मैं उसको रिपोर्ट की सूरत में प्रिंट करना चाहती हूँ तो वो मैं उसको रिपोर्ट की सूरत में प्रिंट भी कर सकती हूँ। ठीक है, इनकी फॉन्ट वगैरह की सेटिंग कर सकती हूँ, ये डेट टाइम, कौन सी चीज मुझे कहाँ चाहिए, कौन सी चीज मुझे कहाँ नहीं चाहिए। तो ये रिपोर्टिंग फीचर हर डेटाबेस के अंदर किसी ना किसी वे में आसानी है कि आप रिपोर्ट कर सके। एक्सेल के अंदर रिपोर्टिंग फीचर या फाइलिंग के अंदर रिपोर्टिंग का फीचर नहीं होता, जैसे का है वैसे का वैसे ही आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, वो आपकी रिपोर्ट होगी। ठीक है ना, उसके आगे कुछ नहीं है, वो फाइल एज इट इज ही निकल सकती है। लेकिन डेटाबेस की सूरत में आप अपने फोकस के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रिपोर्ट्स को भी मैनेज कर सकते हैं, क्यूरीज को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो वो सॉफ्टवेयर, अब देखें जैसे सीएमएस की हम बात करते हैं, तो सीएमएस का सॉफ्टवेयर जो है उसका रिपोर्टिंग फीचर ये हो सकता है, आप लोगों को स्लिप मिलती है एग्जाम देने जब आप आते हैं तो आपको स्लिप मिलती है ना, मौजूद है यहाँ पे? यस मैम। स्लिप मिलती है यस कभी? मैम। आपको क्या लगता है वो स्लिप कैसे बनी होगी? किसी ने एक्सेल में बैठ के और या वर्ड खोल के उसमें आपके नाम लिखे होंगे, ऐसी स्लिप बनती है? जो आपके एडमिट कार्ड होता है वो आपको कैसे मिलता है, या आपकी मार्कशीट होती है, चलें जो मार्कशीट आपको मिलती है कैसे मिलती है? क्या वो एक्सेल में बैठ के कोई डिजाइन करता है, नहीं भाई यहाँ नाम लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ पर मार्क्स लिखे आने चाहिए, यहाँ पे इस सब्जेक्ट का, नहीं नहीं ऐसे नहीं बनती। जो ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर वो फीचर मौजूद होता है, क्लिक करते हैं रिपोर्ट पर और वो आपको उसी डेटाबेस में, उसी टेबल में से उठा के मार्कशीट प्रिंट करके दे देता है। आप दूसरी वाली रिपोर्ट सिलेक्ट करते हैं, वही सीएमएस का सॉफ्टवेयर आपको एडमिट कार्ड रिपोर्ट करके दे देता है। उसी सीएमएस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करते हैं, वो आपको अटेंडेंस शीट प्रिंट करके दे देता है। तो ये रिपोर्टिंग का फीचर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होता है कि आपको जिस तरह की रिपोर्ट चाहिए होती है आपको उस तरह की रिपोर्ट नजर आ जाती है। क्लियर है या नहीं है? यस मैम क्लियर है मैम। जैसे कि इसका सवाल एक और चीज आपको दिखा दूं, ये एलएमएस का सॉफ्टवेयर तो आपको क्लियर है कि एलएमएस के सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह ही काम कर रहा है और ये किसी कोर्स के पूरे कंटेंट्स को मैनेज कर रहा है कि उसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ बाहर देखें, ये मुझे 8% भी बताता जा रहा है। यानी मैंने जो जो एक्टिविटीज अंदर शुरू की हुई हैं, अगर कोई एग्जाम पेपर बनाया जा रहा है
या कोई अंदर कोई असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसीजर चल रहा है कि लोग, तो वो मुझे वो प्रोग्रेस दिखा रहा है कि मेरी एक्टिविटीज कितनी % कंप्लीट हुई है, कितनी नहीं हुई। ये भी एक रिपोर्टिंग का फीचर है ना। ये फाइल मैनेजमेंट नहीं कर सकती थी ये काम, कि वो पूरा हर वक्त असेस करती रहे आपके कंटेंट्स को और वो फिर कैलकुलेट करके बता सके कि आपने कितना काम किया कितना नहीं। तो ये डेटाबेस हम मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको किसी भी तरह से एक तो क्यूरी भी कर सकता है और क्यूरी के बाद उसको रिपोर्ट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है। दोनों मिलते जुलते ही फीचर हैं, इसलिए उसको साथ ही एक्सप्लेन किया जाता है अक्सर। yes, ma'am. मैम सवाल पूछो अब। जी जी। मैम ये वैसे तो एक्सेस या एसक्यूएल बहुत ही मतलब यूजफुल है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्वेश्चन किस तरह आ सकता है? एग्जाम के हवाले से बेसिक अगर आप ट्यूटोरियल देख लेंगे, बेसिक सेलेक्ट ही है। एसक्यूएल क्यूरीज में सिर्फ सेलेक्ट वाली स्टेटमेंट को समझाया हुआ है। तो सिलेक्ट की स्टेटमेंट तक आपको थोड़ा बहुत इतना समझ में आएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई क्यूरी सही लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो आपको खुद से तो क्यूरी लिखने को मैं कहूंगी नहीं, वरना अगर एमसीक्यूज ना होते तो शायद आपको कोई क्यूरी लिखनी पड़ जाती। तो अब आपको सही, बस मैं ये क्यूरी के बारे में आपसे कोई सवाल पूछ सकती हूँ कि भाई इस क्यूरी से किस तरह का डेटा आएगा, ये क्यूरी वैलिड है या नहीं है, किस सिचुएशन में हमें कोई सिनेरियो दे सकती हूँ, आपसे पूछ सकती हूँ कि भाई ये एमएस एक्सेल इस वक्त ज्यादा अच्छी रहेगी या एमएस एक्सेस अच्छा रहेगा या ओरेकल अच्छा रहेगा। एनालिटिकल वे में चीज पूछ सकती हूँ आपसे। यस मैम, अच्छा थैंक यू। जी काशिफ रेज्ड हैंड। यस मैम, एक सवाल है, पेपर के लिहाज से भी है और एक स्लाइड में भी इशू है। जो मैम बिजनेस इंटेलिजेंस की स्लाइड्स हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें ऑडियो रिकॉर्डेड नहीं है। और पेपर के लिहाज से ये सवाल है कि जो एमसीक्यूज टाइप पेपर होंगे तो कितने एमसीक्यूज पे बेस होगा, ये भी बता दें। अच्छा ये तो सवाल अच्छा है। पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला आप क्या कह रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आई। मैम जो आपने पीपीटीज अपलोड की है ऑडियो लेक्चर्स के साथ, उस पर क्लासरूम पर भी और वेबसाइट पर भी, जो चैप्टर 6 है बिजनेस इंटेलिजेंस, उस पर रिकॉर्डिंग नहीं है। उसकी बिजनेस स्लाइड इंटेलिजेंस और ये जो सॉरी ये है ना, जो आपकी रिकॉर्डिंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग एमआईएस की है। उसमें जब मैंने रिकॉर्डिंग करके पीपीटीज रखी थी तो उसमें मुझे इतनी क्यूरीज रिसीव हुई, मैडम वो प्ले नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो फिर मैंने बिल्डिंग एमआईएस के बाद ये ऑडियो पीपीटीज का सिलसिला ही खत्म कर दिया। आपका पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आपका पूरा बिजनेस इंटेलिजेंस, ये दोनों चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, मुझे कई आपके और ज्यादातर इत्तेफाक है कि आपके सेक्शन से ही मुख्तलिफ मुझे ईमेल्स रिसीव हुई। कुछ लोगों ने अपने एरर्स बताए कि हम जब रिकॉर्डिंग प्ले कर रहे हैं तो ये एरर आ रहा है, वो एरर आ रहा है। तो बिल्डिंग एमआईएस तो मुझे लगा कि वो ऐसा है कि अगर मेरी रिकॉर्डिंग नहीं भी सुनेंगे तो आप उसको पढ़ के अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो उसको मैंने यूट्यूब पे दोबारा री रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन बाकी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और बिजनेस इंटेलिजेंस है उसमें रिकॉर्डिंग डाली ही नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ स्लाइड्स इसलिए डाल दी हैं ताकि अगर आप स्लाइड भी देखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को स्लाइड हर हाल में चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने डाल दी यहाँ पे स्लाइड। लेकिन ये बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यहाँ से रेफर नहीं कर रहे हैं। उसके पूरे के पूरे लेक्चर मैंने यूट्यूब पर डाल दिए हैं, पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी चैप्टर और पूरा बिजनेस इंटेलिजेंस का भी चैप्टर, तो आप वहां से पढ़ लेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात के जो क्या कह रही हूँ मैं आपसे? ओके मैम। ये देख लें, अपने चैनल पर जाऊं, ये देखें, ये सारी आपको मिल जाएंगी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है, ये ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 पार्ट्स हैं। और बिजनेस इंटेलिजेंस की 10 वीडियोस हैं, पार्ट 1 से लेकर शुरू हो रही हैं और ये पार्ट 10 तक जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप यूट्यूब से फॉलो कर सकते हैं। और ये इसका रीजन यही ओके था कि मैम। आप लोगों की तरफ से ये आया था कि सजेशन कि यूट्यूब ज्यादा बेहतर लग रहा है आपको और वो पीपीटी ऑडियो जो है वो नहीं इतनी प्ले हो रही है आपसे। दूसरा आप क्या पूछ रहे थे? मैम पेपर के लिहाज से पूछ रहा था, जो सेकंड मिड में वो कितने एमसीक्यूज होंगे, बेटा मैंने और अभी वैसे ही होगा पेपर जैसे आपने डेमो दिया। बना रही हूँ। दरअसल में अगर आप एक ही क्लास को पढ़ा रही होती ना तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अभी तक जवाब दे चुकी होती कि इतने सवाल हैं, क्वेश्चन पेपर बन चुका है,
और इतने पेपर आएंगे, इतने सवाल आएंगे, इतने मिनट का होगा। लेकिन मेरे लिए चैलेंज इसलिए बन पा रहा है क्योंकि आपके 4 सेक्शंस हैं और चारों सेक्शंस का मुझे अलग अलग टाइमिंग में लेना है, तो मुझे 4 पेपर बनाने पड़ेंगे और वो 4 पेपर अलग अलग टाइमिंग्स में वो डिस्प्ले हो रहे होंगे, एक एक दिन है, एक दूसरा दूसरे दिन है। तो इस वजह से अभी तक मैं क्वेश्चंस बना के LMS पर डालती जा रही हूँ। ठीक है, अब वो जितने भी क्वेश्चन मैं बना पाऊंगी, LMS काम कुछ ऐसे करता है कि वो आपको जो है वो मुझसे पूछेगा कि कितनी देर का क्विज चलना है। फिलहाल जो मैंने अभी, लेकिन ये अब आप इसको ये नहीं कह दिएगा कि मैडम ने कह दिया 100% हो गया। मेरा ये ख्याल है कि मैं 10 मिनट का 1 मिनट रखूंगी एक क्लास के लिए। उस 10 मिनट में बहुत कम सवाल होंगे मेरे ख्याल में, हार्डली 15 से 20 सवाल होंगे या 25 सवाल होंगे, 25 मैक्सिमम होंगे, 25 नहीं, 15 से 20 सवाल होंगे और 10 मिनट के अंदर अंदर आपका मिड खत्म हो जाएगा। वो इसलिए कि फिर जब दूसरा सेक्शन लॉग ऑन करेगा तो दूसरे सेक्शन का दूसरा मिड होगा, तीसरे सेक्शन का तीसरा मिड होगा। अदरवाइज अगर मैं एक ही मिड बना लूं तो वो फिर ये कि फिर मैं बी सेक्शन के लिए कैसे बनाऊं और सी सेक्शन, मुझे 4 अलग अलग मैनेज करने हैं। तो मैंने फिर उसका यही डिसीजन किया कि मैं उसको छोटा कर लूंगी, आधे घंटे का नहीं ले रही और इतने सारे सवाल आपसे नहीं पूछ रही, बस छोटा सा 10 मिनट का मिड होगा, उसके अंदर बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होंगे। अगले दिन अगला सेक्शन लॉग ऑन करेगा, उसके पास कुछ 10 सवाल आएंगे या 20 सवाल आएंगे, 25 सवाल आएंगे। तो आई थिंक 10 मिनट का हो। आपने काशिफ ये क्वेश्चन एयर लॉग ऑन किया था जो मैंने क्वेश्चन एयर डाला था टीचर इवैल्यूएशन वाला? यस मैम। तो बस उससे आपको अंदाजा हो गया होगा ना। अब देखें उस क्वेश्चन एयर को जब मैंने बनाया था उसमें 25 के करीब सवाल हैं, 22 से 25, और इसमें 2-3 सवाल ऐसे हैं कि वो हाथ से टाइप करने वाले हैं, यानी वहां पर आपको खुद लिखना था, काफी टाइम लगना चाहिए था। लेकिन वो क्वेश्चन एयर किसी ने 10 मिनट में फिल कर लिया, किसी ने 10 मिनट से कम में फिल कर लिया, किसी ने 12 मिनट में फिल कर लिया। इतने सारे सवाल जहां पर हाथ से भी लिखना था। तो अगर सिर्फ MCQs पे आपको क्लिक 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 ही करना होगा और सिलेक्ट आंसर ही सिलेक्ट करना होगा तो 10 मिनट से बहुत कम में आपका काम हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मिड का जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा कम कर दूं, क्वेश्चंस भी कम कर दूं। मैम उसमें जी बेटे। मैम उसमें सोचना थोड़ी था, इसमें मिड वाले में सोचना पड़ेगा ना, 15 मिनट तो कर दें। उसमें सोचना नहीं था, इसमें सोचना है। नहीं, मुझे तो उल्टा लग रहा है। आपने क्या दिन रात मेरी कैपेबिलिटीज के बारे में सोचती रहती हैं कि मैडम टाइम पर आती है नहीं आती? मेरे एवेल्युएशन करते हुए मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ा होगा, क्योंकि वो आपका रेगुलर, ये तो आपकी कोर्स का मटेरियल है, तो आप तो हर वक्त इसका फोकस होगा, आपको सोचना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और देखिए टाइम बिल्कुल मैनेजेबल होगा, ये आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अभी तक मैंने आपके साथ कभी किसी चीज में ज्यादती तो की नहीं है, अगर की है तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी कि आपको टाइम इनसफिशिएंट दूं कि क्वेश्चन इतने सारे हों कि वो उस टाइमिंग में पूरे ना हो। अगर मैं टाइम शॉर्ट करूंगी तो डेफिनेटली क्वेश्चंस भी शॉर्ट करूंगी। लेकिन टाइमिंग शॉर्ट रखने का दूसरा रीजन मेरा ये है, आपसे नहीं कह रही, मगर आप इतने सारे माशाल्लाह स्ट्रेंथ है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई बच्चा जाके गूगल करेगा, कोई बच्चा बुक खोलेगा। तो चीटिंग को, मुझे अनफेयर मीन्स को यूज करने की कैपेबिलिटी को थोड़ा कम करना है ना, मुझे मेक श्योर करना है कि बच्चे ने कम से कम टाइम में अपनी अकल को इस्तेमाल किया होगा। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बुक खोले या इंटरनेट पर सर्च करे, और उसने खुद अपनी क्रेडिबिलिटी से जवाब दिया है। अगर मैं आपको ओपन टाइम दे दूंगी तो मेरा जेब से टाइम नहीं जा रहा, मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप लोगों का नुकसान है। वो ये है कि जो चीटिंग करके जवाब नहीं दे रहा, हो सकता है उसके 1-2 जवाब गलत हो जाए। लेकिन अब ओपन टाइम है तो कोई तो कहेगा कि मैं पूरा बुक भी सर्च कर लूं, पूरा इंटरनेट भी सर्च कर लूं और देखकर जवाब दे देगा, तो फिर फायदा क्या है? तो क्योंकि ऑनलाइन है, मैं आपको ऑब्जर्व नहीं कर सकती इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ, तो मैं आप लोगों को खुला छोड़ रही हूँ। आप अपने घर पे आराम से, जब आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकें करें, लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। और उसके अंदर आपके पास चीटिंग करने का या बुक खोलने का या आंसर को कहीं से सर्च करने का मार्जिन नहीं होगा, अपने दिमाग से ही दे देंगे। जो आपके दिमाग में पड़ा हुआ होगा जवाब, वो आप फौरन, उसमें आपको टाइम थोड़ी चाहिए। सोचने का टाइम तब चाहिए जब आपको आ नहीं रहा, तो ऐसा होगा ही नहीं। आसान आसान सवाल होंगे, बस आपको दिमाग से जवाब देना होगा। मैम 15 मिनट कर दें मैम फिर भी। तो बेटा 15 मिनट पे आप पूछे जा रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि क्वेश्चन कितने होंगे। 15 मिनट कर दूं तो मैं, अगर 15 मिनट कर दूंगी तो क्वेश्चन 15 मिनट के हिसाब से रखूंगी। आपके कहने पे मैं, अगर आप मुझसे 2 घंटे बहस करेंगे, मैं 15 मिनट कर भी दूंगी। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 15 मिनट में मैं उतने ही सवाल दूंगी जितने मैं 10 मिनट में देने वाली थी? नहीं, 15 मिनट का मतलब है कि क्वेश्चंस बढ़ा दूंगी। तो फर्क क्या पड़ रहा है कि मैं क्वेश्चंस भी कम रख दूं और 10 मिनट दे दूं, या और कम क्वेश्चन रख दूं और 5 मिनट दे दूं? ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होगा ना टाइम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और आपको जो टाइम लिमिट होगी वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल रहेगी। चाहे मैं आपको 1 घंटा भी दे दूं, तो फिर आप सोच लें कि 1 घंटे का जो टेस्ट होगा उसमें 1 घंटे के हिसाब से ही सवाल होंगे।
मैम यही 2 चैप्टर है, डेटाबेस और बिल्डिंग बिल्डिंग एनएमएस। एमआईएस, डेटाबेस, बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस भी है मैम? जी बेटा, तो बिजनेस इंटेलिजेंस। फाइनल के लिए तो सिर्फ एक ही चैप्टर पे रह जाएगा। हाँ, तो कोई ऐसा मसला नहीं है हमारा, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि फाइनल तो अभी हमें नहीं पता कैसे होगा कैसे नहीं होगा। वो मेरा मसला है, वो आपका मसला थोड़ी है। अच्छा मैम, ठीक ठीक है। है ना। कित, और कितने ये मार्क्स का अभी है? क्योंकि शुक्र है मैंने खोला हुआ है, तो देखें बिजनेस इंटेलिजेंस 1 मंथ हो गया है मुझे बिजनेस इंटेलिजेंस को भी अपडेट किए हुए। कोई आजकल की बात नहीं है, अब आप लोगों ने अब पढ़ना शुरू किया है, लेकिन अगर आप चाहते तो ये आप 1 महीने से 2 महीने पुराना जो बिजनेस डेटाबेस वाले लेक्चर्स हैं वो तो 2 महीने पुराने। यस तो आपके मैम। पास 2 महीने से सब कुछ कंटेंट पड़ा हुआ था, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम था तैयारी का। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हो जाएगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल यस नहीं, मैम, हो जाएगा। आसान है। पहले ही एमआईएस का कोर्स काफी आसान है, और ऊपर से ऑनलाइन टीचिंग की वजह से जाहिर है कि मैंने आपके लिए जितनी आसानी कर सकती हूँ उतनी आसानी की है। किसी भी चीज में आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, सारी प्रोजेक्ट भी आसान है आपका, इम्प्लीमेंटेशन भी आसान है, एग्जाम भी आसान होगा, हर चीज में आसानी है। आप इस बात की फिक्र नहीं करेंगे आपको कोई मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए कोई परेशानी का बायस हो जाएगा सब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं होगा। ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर हम फेस टू फेस इसको पढ़ रहे होते, और ये वहां पर मैं पढ़ा रही होती, आपको प्रैक्टिकल भी ले रही होती और पेपर भी ले रही होती, तो डेफिनेटली आपका जो टफ टाइम ज्यादा मिलता आपको फेस टू फेस में। ऑनलाइन में मैंने खुद आप लोगों को काफी रिलैक्स कर दिया, क्योंकि आपकी परेशानियां मैं समझ पा रही हूँ। इतने आसान आसान सवाल जो मैं अभी मिड में डाल रही हूँ, फर्स्ट मिड में, वो थोड़ी डालने वाली थी। और जैसे कि आपको मेरी चेकिंग का भी पता है कि आप लोग जब हाथ से क्वेश्चन का जवाब लिखते हैं, तो कुछ भी लिखते हैं, सही गलत जैसा भी होता है, कुछ ना कुछ मार्क्स तो मैं उस पर दे ही देती हूँ। तो यहाँ पर यही है कि एमसीक्यूज हैं, तो मुझे पता है कि एकदम या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो आसान आसान रखें क्वेश्चंस, इतने को मुश्किल नहीं रखें। और हालांकि आप लोगों का मूड नहीं था, लेकिन जबरदस्ती खींच के आप लोगों को आज इसीलिए बुलाया ताकि आप लोगों की थोड़ी तैयारी हो जाए इस बहाने। तो आप फिक्र नहीं करें, सिर्फ पढ़ने वाले बने, कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह करे सही। अच्छा, क्लास चल रही। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन है? महक ने सवाल पूछा था, महक सवाल पूछ के आधा जवाब सुने बगैर ही मेरे ख्याल में सो गई थी वो, जब मैं ज्वाइन का और प्रोजेक्ट का जवाब दे रही थी। नो मैम। जी जी, कहाँ थी? हेलो, यस मैम। जो ज्वाइन और प्रोजेक्ट वाली डिस्कशन की थी, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? आंसर समझ में आ गया या भी? यस मैम, वो क्लियर हो गया। जी, जुनेद, अजमल, मोहम्मद साकिब भी मौजूद है। मोहम्मद साकिब, आप कुछ कहना चाहेंगे कि चीजें क्लियर हो रही हैं? क्या पढ़ा है आपने, यस क्या मैम। नहीं पढ़ा? सही है मैम, सही चल रहा है कोर्स, लेकिन ये सेकंड में कितनी मार्क्स आपने रखी हैं, एलोकेट किए हैं, वो बता दें थोड़ा। क्या रखूं? मिनट्स कितने एलोकेट सेकंड किए? मिड में हाँ, बेटा अभी सेकंड मिड में बना कितनी नहीं है, मैं मार्क्स उसका क्वेश्चन जो है वो बना रही हूँ अभी। मेरा ख्याल है कि मैं 10 मिनट रखूंगी, लेकिन अभी मैंने बनाया नहीं है। हैं? मार्क्स मार्क्स कितनी होगी सेकंड मिड में? मार्क्स उसके होंगे 10, वो तो डिसाइडेड है। अच्छा। 10 मार्क्स होंगे, ठीक है। और वो हो सकता है कि 20 सवाल रखूं, तो फिर 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो। फिलहाल ठीक मुझे है ऐसा मैम, लग रहा है लेकिन जी। एमसीक्यूज भी तो शामिल कर रहे हैं ना आप? एमसीक्यूज ही, भी नहीं, एमसीक्यूज ही। अच्छा। जी, और फिर ये प्रपोजल की लास्ट डेट कब होगी वो जमा कराने आपके की? पास पूरा जून का महीना है, 30th है लास्ट डेट, ठीक है। और शायद मैं पहले आपको बता चुकी थी, दोबारा बता रही हूँ, हर सेशन में मैं दोबारा खोल कर बता देती हूँ। प्रपोजल की लास्ट डेट है 30th जून। और जब आप सबमिट करने जाएंगे प्रपोजल को, रिपोर्ट को फॉलो, हाँ, तो आप जब बिजनेस प्लान। सबमिट करने जाएंगे, तो इस दफा जो बिजनेस प्लान है वो सबमिशन थोड़ा सा माइनर सा चेंज है प्रपोजल से। वो ये है कि इस सबमिशन के अंदर ना 2 टैब्स हैं।
पहला टैब जब आप सबमिट करने जाएंगे तो रिपोर्ट का होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 8 मार्क्स नजर आ रहे हैं। पूरा आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो 10 मार्क्स का है और उसमें से 8 मार्क्स सिर्फ आपके बिजनेस प्लान वाली रिपोर्ट के हैं। यहाँ पर आप अपडेट कर देंगे इस टैब के अंदर अपनी रिपोर्ट जो कि है 8 मार्क्स की, ठीक है, जो भी बिजनेस प्लान होगा। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ इम्प्लीमेंटेशन वाले टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 मार्क्स नजर आ रहे हैं आपको। ये है इम्प्लीमेंटेशन, जो कि आपने बिजनेस प्लान में जो बातें बताई हैं उसको MIS में इम्प्लीमेंट कैसे किया है। हो सकता है वेबसाइट हो, वो यहाँ पर अपडेट कर दीजिएगा। हो सकता है एक्सेल की कोई शीट्स हो, वो अपडेट कर दीजिएगा। अगर डेटाबेस बनाया है तो डेटाबेस अपडेट कर दीजिएगा। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने वर्ड की फाइल बनाई है, उसमें स्क्रीन्स के इमेजेस लगाई हैं, तो वो भी एक फाइल की सूरत अल्टीमेटली बन जाएगी। जो भी आपका आउटपुट है ना, जो भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो आपको इस टैब में आके जमा करानी होगी और ये 2 मार्क्स है आपकी इम्प्लीमेंटेशन की। और जो आपका बिजनेस प्लान है वो है 8 मार्क्स का। तो ये दोनों मिला के आपके बनेंगे 10 मार्क्स। ये सबमिट कब कराना है आपको? ये सबमिट कराना है आपको 30 जून से पहले 30 जून रात को 12 बजे सबमिशन खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। फिर मुझे किसी की भी ईमेल आती रहे या मैसेज आते रहे कि मैडम ये हो गया था, वो हो गया था, तो वो टाइम ये ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड ये देखें 30 जून को ये खत्म हो जाएगी। ये असाइनमेंट आपको दिखनी बंद हो जाएगी 12 बजे से पहले। लेकिन ये भी आप बाद में सोचिएगा इसके बारे में, अभी आप सोचें फिलहाल बिट के बारे में। ठीक है मैम। और ये आपने जो अभी एक्सेस पढ़ाया है उसमें भी कोई क्वेश्चंस आने हैं क्या? इसमें से ये एसक्यूएल और एक्सेस जो पढ़ाए हैं आपने उसमें, वो तो डिटेल में नहीं, प्रैक्टिकल मेरे बहुत ख्याल। डेप्थ में नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए पिछली दफा दीवान कह रहे थे कि प्रैक्टिस वर्कशीट्स रख दें, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 प्रैक्टिस वर्कशीट्स भी रख दी हैं। कहाँ है वो, जहाँ पर आपने क्वेश्चन फिल किया होगा ना, उसी वाले वीक में। ये पढ़िए, ये एसक्यूएल की एक प्रैक्टिस वर्कशीट है और ये एक MS एक्सेस की प्रैक्टिस वर्कशीट है। इसको भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो क्योंकि जब आप क्वेश्चंस का जवाब देंगे ना, तो ये आपको काम आएगा ये नॉलेज। ऐसा तो नहीं पूछूंगी कि इसकी क्यूरी लिख के दिखाएं, उसकी क्यूरी लिख के दिखाएं, या एक्सेस में कौन से बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन। इतना थोरो ICT तो नहीं हो रहा है यहाँ पर कि मैं आपसे ICT वाले सवाल पूछूंगी। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस तो आएगा ना डेटाबेस को इस्तेमाल करने वाला। वो एक्सपीरियंस बड़ा काम का है। तो जब आपसे डेटाबेस के बनाने के डिजाइनिंग के बारे में, डेटाबेस बनाते हुए डिसीजन लेने के बारे में कोई सवाल पूछा जाएगा, ये प्रैक्टिस आपके काम आएगी। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लें। इन क्यूरीज को देख लीजिएगा कि किस तरह की क्यूरी किस तरह लिखी जाती है, कौन सा तरह का जो डेटाबेस है वो किस तरह डिजाइन किया जाता है। मैम ये डेमो क्विज ओपन नहीं हो रहा है। उस दिन भी जब मैंने कोशिश कर रहा था नहीं हो रहा था, जो आपने बेटा फिक्स इसकी टाइम दिया। टाइम लिमिट रखी थी ये नहीं नहीं, ये वाला डेमो क्विज आप कह रहे हैं? यस मैम, ये वाला। ये इसकी टाइमिंग थी जिस दिन मैंने रखा था ना, ये सैटरडे को मैंने टाइमिंग उसमें मेंशन की थी। 2:30 तक एक्सटेंड किया था सैटरडे मैंने, को कोशिश की ये नहीं। ओपन रहा होगा सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद फिर ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद और सेम आपका मिड के साथ भी यही होगा, जो मिड की टाइमिंग है ना उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। तो ये यस LMS मैम। पे जितने भी क्वेश्चनेयर्स होते हैं ये टाइमिंग के एतबार से होते हैं और उस टाइमिंग के अंदर ही आपको करना होता है। इवन एक चीज और मैं आपको यही बता दूं कि जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है इसको, उसमें टाइमर साइड में आ रहा होगा। टाइमर खत्म होने से पहले इस क्विज को फिनिश जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने टाइमर खत्म होने से पहले फिनिश नहीं किया तो आपकी सबमिशन काउंट नहीं होगी। अच्छा, ऑटोमेटिक है, मेरे हाथ में नहीं है, LMS खुद डिसाइड करता है। तो आप जो भी टाइम साइड में आ रहा होगा, क्वेश्चंस भी आपको नजर आ रहे होंगे कितना टाइम रह गया, तो उस टाइमिंग के अंदर अंदर उससे पहले ही इसको प्लीज फिनिश कर जरूर कर दीजिएगा, वरना आपकी सबमिशन मुझे नहीं आएगी, 0 मार्क्स हो जाएंगे। मैम जो अपडेटेड मार्क्स क्राइटेरिया वो कहाँ से मिलेगा? मैंने ढूंढा, नहीं मिला। क्या बेटा, मैं समझी नहीं। अब जो आपने मार्क्स का क्राइटेरिया अपडेट किया हुआ है उसके वो फाइल कहाँ से मिलेगा? वो मैंने देखा, इधर पढ़ा ही नहीं था। आपको मार्क्स नजर नहीं आ रहे प्रपोजल के? ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, अब तो मार्क्स के क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया है ना मैम, जी जी। पहले की तरह तो नहीं है। तो अच्छा, वो मार्क्स फाइल कहाँ क्राइटेरिया पे? नजर नहीं आ रहा? यस मैम, वो कहाँ पे आपने रखे हुए? मैंने देखा वो
मिला ही नहीं। ये 9 और 15 जून के दरमियान वाला वीक नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा, पहले तो मैं ये आपने असेसमेंट का पूछा तो इसका बता दूं आपको, और फिर दूसरी बात भी एक बता रही हूँ। ये है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया भी थोड़ा सा प्रेजेंट कर दूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। एक तो ये है कि फॉर्मेट आपके ऊपर छोड़ा है मैंने, फॉर्मेट आप जैसा भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैम पहली इसका चीज नहीं, वैसे जी, तमाम उसका तमाम पेपर का पेपर्स वगैरह सब कुछ का, ये तो सिर्फ उसका है, इस ये देखा हुआ है। अच्छा बिजनेस वो प्लान की कोर्स प्लान यस मैम, कोर्स प्लान की। पहले वीक पर चले जाए, पहला वीक बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, इसी को अपडेट किया। इसमें और इसमें बस एक ही फर्क है, पूरा प्लान एज इट इज फॉलोड है, सिर्फ आखिरी फर्क वो मैंने अपडेट नहीं किया बिला वजह, मैंने कहा कौन टाइम लगाया इसके ऊपर। ये जो सही मैम। टाइमिंग नजर आ रही है ना आपको क्लास वाली, ये वो है जो मैंने रखी थी जब मैंने प्लान बनाया था, और मैंने सोचा था कि मैं क्लासेस अपने जूम सेशन इस टाइमिंग पे लिया करूंगी, लेकिन उसके बाद आईबीए का टाइम टेबल अपडेट हो गया, तो अब मैंने इस ओके टाइमिंग को मैम, फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं आईबीए का टाइम टेबल फॉलो कर रही हूँ, लेकिन इस टाइम टेबल के अलावा जितना भी है ऊपर वो सब एज इट इज। सही है मैम, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाह रही थी, स्पेशली अबू बकर आपसे बात कर रही हूँ, और बाकी वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने के क्वेश्चन फिल नहीं किया इवैल्यूएशन वाला। यस मैम। आप सारों को एक बात बता दूं, ये हमारे दो बच्चे हैं, एक का नाम है नम्रता और एक का नाम है प्रदीप, इन्होंने फर्स्ट मिड नहीं दिया था, ठीक है? तो आप सब लोगों ने फर्स्ट मिड दिया है, आपके लिए ये चीज नहीं है, आपके फर्स्ट मिड के मार्क्स आ चुके हैं। उनका फर्स्ट मिड का मुझे एग्जाम लेना है, इनका फर्स्ट मिड का एग्जाम कल है, कल यानी थर्सडे को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक किसी टाइमिंग में वो ये मेकअप खोल सकते हैं, फर्स्ट मिड का एग्जाम खोल सकते हैं और उसको जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो तमाम स्टूडेंट जो कि देखना चाहते हैं कि हमारा मिड कैसा लगेगा, सेकंड सही मिड मैम। उसमें एग्जाम कैसे आएंगे, तो वो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे आपको इसके मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, जाहिर है आपका फर्स्ट मिड हो चुका है, लेकिन यस अपनी मैम। तैयारी के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कैसे क्वेश्चन का जवाब आएगा, कैसे आपको नेक्स्ट करना है, कैसे करना है। टाइमिंग क्या है मैम? ये फर्स्ट मिड एग्जाम है, फर्स्ट मिड के क्वेश्चन है इसमें, यस क्विज। मैम, इसकी टाइमिंग कब होगी? इसकी टाइमिंग कल है, कल सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक किसी टाइम में भी आप अपडेट कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। तमाम स्टूडेंट चाहें तो उसको अटेम्प्ट कर लें, लेकिन इसके कोई आपके लिए मार्क्स नहीं है, यस लेकिन हाँ मैम। ये इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से एलएमएस के थ्रू आप एग्जाम देते हैं। सही मैम। ठीक है जी। अच्छा, एक यस एक मैम, करके सब लोगों ओके। ने छुट्टी करनी शुरू कर दी है। हम भी सारे भी बस छुट्टी कर लेते हैं। और जी किसी को कोई सवाल? साकिब, काशिफ, जुनेद, अबू बकर? नहीं है? नो मैम, ठीक है, इजाजत बस है मुझे? क्लियर हैं सारे। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर अब आप लोगों से मुलाकात होगी मिड के बाद इंशाल्लाह। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम, अल्लाह हाफिज़।